आध्यात्मिक वर्षा के इस ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। कभी ये विचार मन में आया है कि वो व्यक्ति जिसे सच में ज्ञान उपलब्ध हो गया हो, जिसका मन पूरी तरह स्थिर हो, वो असल जिंदगी में कैसा दिखता होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके चलने फिरने का ढंग, उसकी बातें, क्या निशानियां होंगी उसकी। नमस्कार। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हजारों सालों से मुझे लगता है हर उस इंसान के मन में कौंधता रहा है जो जीवन की गहराइयों को समझना चाहता है। हाँ, जो सच्ची शांति की तलाश में है। बिल्कुल। और आज हमारी ये विस्तृत चर्चा इसी सनातन प्रश्न के इर्द गिर्द घूमेंगी। एक ऐसा प्रश्न जो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 54 से सीधे उभर कर आता है। जी। आज की हमारी ये बातचीत कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किए गए एक गहन और महत्वपूर्ण संकलन पर आधारित है। ये उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए तैयार किया है। और इस प्रश्न का संदर्भ, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना भी बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, अर्जुन जो इतने महान योद्धा हैं, अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर एक गहरे मोह में, विषाद में डूब गए हैं। हाँ, बिल्कुल। वो युद्ध नहीं करना चाहते, हिचक रहे हैं। तब भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं, आत्मा की अमरता का, निष्काम कर्म योग का, ज्ञान का। और इस गूढ़ ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक बहुत ही, कह सकते हैं, स्वाभाविक और व्यवहारिक जिज्ञासा उठती है। सही कहा। वो ये जानना चाहते हैं कि ये जो इतनी ऊंची ज्ञान की बातें हैं, हाँ। ये असल जीवन में कैसे दिखती हैं, किसी जीते जागते इंसान में। इसीलिए वो पूछते हैं कि जिस स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ की आप बात कर रहे हैं, उसे पहचाना कैसे जाए। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि गीता के श्लोक 2.54 में पूछे गए इस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को गहराई से समझें और ये देखें कि आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये विचार हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। तो चलिए शुरुआत उसी श्लोक से करते हैं जिसने इस पूरी जिज्ञासा को जन्म दिया। अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थिद्धि किम प्रभाषित किमासीत प्रजेत किम 2.54। जी। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो अर्जुन पूछ रहे हैं, हे केशव, समाधि में स्थित मतलब जिसकी बुद्धि पूरी तरह परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले पुरुष स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? भाषा का मतलब यहाँ है उसके लक्षण क्या है, उसे कैसे पहचाने। अच्छा। और आगे पूछते हैं, वो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, मतलब उसके रोजमर्रा के व्यवहार कैसे होते हैं। यहाँ रुककर सोचते हैं, अर्जुन सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं मांग रहे, ऐसा लगता है मुझे। उनके पूछने के अंदाज में एक गहरी तड़प सी है, सिर्फ जानकारी पाने की इच्छा नहीं है ये। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रश्न महज एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है। अर्जुन असल में एक आदर्श, एक जीता जागता रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं। हाँ। उन्होंने ज्ञान तो सुन लिया, पर अब वो उसे किसी व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ होते हुए देखना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसका रोजमर्रा का जीवन कैसा होता है, उसका उठना बैठना। हाँ, उसका उठना बैठना, उसका बोलना चालना, उसका लोगों से व्यवहार करना, ताकि वो खुद उस रास्ते पर चल सकें, उसका अनुकरण कर सकें। ये एक तरह से सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में देखने की गहरी इच्छा है। और ये सिर्फ अर्जुन की ही बात नहीं लगती, ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता ही होगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये हर उस साधक का, हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जो जीवन में सच्ची शांति, स्थिरता और सार्थकता पाना चाहता है। हम सब जानना चाहते हैं कि ज्ञान की बातें सुनने और समझने के बाद व्यक्ति असल में कैसा हो जाता है। ये प्रश्न सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक पुल का काम करता है। ज्ञान सुनने के बाद उसे जीवन में उतरते हुए, किसी में प्रकट होते हुए देखने की इच्छा बड़ी स्वाभाविक है, मानवीय है। इस प्रश्न में एक और गहरा पहलू छिपा है। क्या ये इस ओर भी इशारा करता है कि आध्यात्मिकता केवल मन की गहराइयों या ध्यान के अनुभवों तक ही सीमित नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है आपका। अर्जुन का ये पूछना कि वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये साफ दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता या आत्मज्ञान केवल कोई अंदरूनी अनुभव या सिर्फ एक मानसिक अवस्था भर नहीं है। अच्छा। वो ज्ञान, वो स्थिरता, वो शांति व्यक्ति के बाहरी आचरण में, उसके हर काम में, उसकी बातचीत में, उसके पूरे व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए। ज्ञान को सिर्फ जानना काफी नहीं, उसे जीना होता है और वो जीवन में दिखना चाहिए। तो अर्जुन के इस मौलिक और व्यवहारिक प्रश्न पर सदियों से अनेक महान चिंतकों, संतों
और भाष्यकारों ने अपने विचार रखे हैं। उनके दृष्टिकोणों में क्या विविधता है और क्या समानता है, इसे समझना दिलचस्प होगा। हाँ, ये सचमुच आकर्षक है कि कैसे अलग-अलग मनीषियों ने इस एक प्रश्न को अपनी दृष्टि से देखा है। अगर हम आदि शंकराचार्य जी की बात करें तो उनके अद्वैत वेदांत के अनुसार स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि पर ब्रह्म में पूरी तरह स्थिर हो गई है। वो समस्त सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं और आसक्तियों से ऊपर उठ चुका है। उनका जोर मुख्य रूप से आंतरिक वैराग्य और आत्मज्ञान पर है कि बाहरी दिखावा या कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था महत्वपूर्ण है। ये तो हुई आंतरिक स्थिति की बात। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आपने बताया मैन ऑफ स्टेडी विजडम भी कहा जाता है, वो इसे किस रूप में देखते थे? क्या वो बाहरी जीवन के द्वंद्वों पर भी जोर देते हैं? बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद स्थितप्रज्ञ को द मैन ऑफ स्टेडी विजडम कहते हुए समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों से परे चला जाता है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, ये जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं जीवन में, वो उसे विचलित नहीं कर पाती। वो हर हाल में सम रहता है, अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। ये गीता की केंद्रीय संदेशों में से एक है, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, हाँ। उनका बल इस बात पर है कि बाहरी दुनिया की घटनाओं का असर उसकी आंतरिक शांति पर नहीं पड़ता। और संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी प्रसिद्ध ज्ञानेश्वरी में इस पर क्या कहा है? वो कमल के पत्ते का उदाहरण अक्सर सुनने में आता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज अर्जुन के इस प्रश्न को समुद्र की गहराई तक पहुंचने वाला बताते हैं। वो स्थित प्रज्ञ की तुलना कमल के पत्ते से करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता तो है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं। हाँ, वो गीला नहीं होता। ठीक वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति संसार में रहता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, लेकिन संसार की मोह माया उसके आकर्षण विकर्षणों से छू नहीं पाते। उसका शरीर और कर्म संसार में होते हैं, पर उसकी चेतना संसार से निर्लिप्त रहती है। ये संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाने की कला है। कमल के पत्ते का ये रूपक बहुत सुंदर है और आसानी से समझ में भी आता है। लेकिन अर्जुन ने तो बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न पूछे थे, बोलना, बैठना, चलना। क्या कुछ व्याख्याएं इन बाहरी लक्षणों पर अधिक ध्यान देती हैं? हाँ बिल्कुल, स्वामी चिन्मयानंद जी इसी पहलू पर ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन का प्रश्न अत्यंत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। सिद्धांत जान लेना एक बात है, पर उसे जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे पहचाना जाए, ये दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। सही। उनके अनुसार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान उसके बाहरी व्यवहार से होती है, उसकी वाणी की मधुरता और संयम से, उसकी चाल ढाल की स्थिरता से। वो स्वभाव से शांत, गंभीर, विचारशील और करुणा से परिपूर्ण होता है। उसकी आंतरिक स्थिरता उसके हर बाहरी कार्यकलाप में सहज रूप से झलकती है। अच्छा। इसी तरह स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज भी यथार्थ गीता में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जिसने अपनी इंद्रियों को संसार के विषयों से खींचकर अपने मन को पूरी तरह परमात्मा में स्थिर कर दिया है। फिर उसके लिए उठना, बैठना, चलना, बोलना सब कुछ सहज रूप से भगवत चिंतन या उसी की अभिव्यक्ति बन जाता है। उसका हर कर्म ईश्वर को समर्पित होता है। तो अगर हम इन सभी व्याख्याओं को एक साथ देखें, शंकराचार्य का आंतरिक वैराग्य, विवेकानंद का द्वंद्वों से परे समत्व, ज्ञानेश्वर का कमलवत निर्लिप्तता और चिन्मयानंद व अड़गड़ानंद जी का व्यवहारिक आचरण पर जोर, तो क्या इनमें कोई विरोधाभास है या ये एक ही तस्वीर के अलग अलग पहलू हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऊपरी तौर पर देखने पर शायद लगे कि कोई आंतरिक स्थिति पर जोर दे रहा है तो कोई बाहरी आचरण पर, लेकिन गहराई में देखें तो ये सभी व्याख्याएं एक ही केंद्रीय सत्य की ओर इशारा करती हैं। अच्छा। एक ऐसी चेतना जो स्थिर है, शांत है, ज्ञान में प्रतिष्ठित है और जो जीवन के उतार चढ़ावों, बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्ची आंतरिक स्थिरता अनिवार्य रूप से बाहरी आचरण में संयम, शांति और समत्व के रूप में प्रकट होगी ही। हाँ, ये तो है। और बाहरी आचरण को साधने का प्रयास भी धीरे धीरे आंतरिक स्थिरता लाने में मदद करता है। सार एक ही है, बुद्धि का स्थिर होना, सम रहना और ज्ञान में जीना। ठीक है, ये प्राचीन ज्ञान और उसकी व्याख्याएं तो बहुत गहन और प्रेरक हैं। लेकिन अब आते हैं आज के दौर पर। ये हजारों साल पुरानी अवधारणा स्थित प्रज्ञ का आदर्श आज की इस तेज रफ्तार, तनाव भरी डिजिटल दुनिया में हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है? आज इसका क्या महत्व है, खासकर जब चुनौतियां इतनी अलग दिखती हैं? ये सवाल आज के समय में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। सबसे पहले तो इसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें।
आज हम जिसे एज ऑफ एंग्जाइटी या तनाव का युग कहते हैं, हाँ बिल्कुल। जहां डिप्रेशन और मानसिक अशांति आम होती जा रही है, वहां स्थित प्रज्ञ का आदर्श हमें एक रास्ता दिखाता है। ये सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल या अनिश्चित क्यों न हो, हम अपने भीतर मानसिक शांति, संतुलन और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। ये एक तरह की परम मानसिक सुदृढ़ता है, जिसे आजकल मेंटल रेजिलियंस कहते हैं। बाहरी झंझावातों के बीच अपने आंतरिक केंद्र में टिके रहना। इसका सीधा असर हमारे निजी जीवन पर पड़ता है। हम ज्यादा शांत रहते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि हम भावनाओं या आवेश में बहते नहीं। और ये व्यक्तिगत शांति और स्थिरता का समाज पर क्या असर पड़ता है? क्या एक स्थिर व्यक्ति समाज के लिए भी बेहतर साबित होता है? निश्चित रूप से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो क्रोध, भय, लालच या नफरत जैसी भावनाओं के आवेग में आकर प्रतिक्रिया नहीं करता, हाँ, वो समाज में कितना सकारात्मक योगदान दे सकता है। वो बिना सोचे समझे भड़काऊ बातों पर यकीन नहीं करेगा, नहीं नफरत और अशांति फैलाने का माध्यम बनेगा, सही बात है। बल्कि वो शांति, विवेक, सहानुभूति और न्याय का वाहक बनेगा। वो समस्याओं का समाधान ढूंढेगा, न कि समस्याएं पैदा करेगा। अगर किसी समाज में ऐसे स्थिर चित्त वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए, तो वहां आपसी समझ, सहयोग और सहिष्णुता का स्तर कितना ऊंचा उठ सकता है। इसी कड़ी में परिवार और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में स्थिर व्यक्तियों की भूमिका की बात आती है, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी लिंग या भूमिका में हो। बिल्कुल। ये मानव कल्याण का एक बहुत ही बुनियादी पहलू है। एक स्थिर मन वाला व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, परिवार और समाज की नींव को मजबूत करता है। परिवार के भीतर ऐसा व्यक्ति भावनात्मक स्थिरता का स्रोत बनता है। माता-पिता, भाई-बहन, जीवन साथी, मित्र, किसी भी भूमिका में एक शांत और विवेकशील व्यक्ति अपने आसपास एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल बनाता है। हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि परिवार में महिलाएं, चाहे माँ हो, पत्नी, बेटी या बहन, वो एक तरह से भावनात्मक धुरी का काम करती हैं। सही है। उनकी मानसिक स्थिरता और शांति पूरे परिवार की भावनात्मक सेहत और सुख शांति पर गहरा असर डालती है। लेकिन ये जिम्मेदारी या क्षमता केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। हर वो व्यक्ति जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखने का प्रयास करता है, वो अपने परिवार और अपने समाज के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है। हाँ, वो तनाव कम कर सकता है, रिश्तों में मिठास घोल सकता है। बिल्कुल। वास्तव में स्थिर बुद्धि ही सुखी और सामंजस्यपूर्ण मानव संबंधों का आधार है। और अगर हम आध्यात्मिक यात्रा के दृष्टिकोण से देखें, तो स्थित प्रज्ञ की अवस्था का क्या महत्व है? क्या ये मंजिल है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये श्लोक और स्थित प्रज्ञ की अवधारणा हमें हमारी यात्रा के लक्ष्य को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। लक्ष्य केवल कुछ चमत्कारी अनुभव प्राप्त करना, कोई सिद्धि हासिल करना या सिर्फ ध्यान में गहरे उतर जाना भर नहीं है। अच्छा। असली लक्ष्य है अपने पूरे व्यक्तित्व का, अपनी पूरी चेतना का इस प्रकार रूपांतरण कर लेना कि वो ज्ञान, वो स्थिरता, वो शांति, वो समत्व हमारे हर क्षण में, हमारे हर विचार, वचन और कर्म में सहज रूप से, बिना किसी प्रयास के प्रकट होने लगे। ये सिर्फ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ जानना नहीं, बल्कि वैसा हो जाना है। ये व्यक्तित्व का आमूलचूल परिवर्तन है। स्रोत सामग्री में युवाओं के लिए एक सुपर हीरो का दिलचस्प उदाहरण दिया गया था। आज के युवाओं के संदर्भ में इसे कैसे समझ सकते हैं? हाँ, ये आज के संदर्भ में एक बहुत प्रासंगिक उपमा है। सोचिए, आज के युवाओं पर कितने तरह के दबाव हैं। पढ़ाई का दबाव, अच्छे करियर का दबाव, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का दबाव। हाँ बिल्कुल। और वो दोस्तों के बीच फिट होने का दबाव, पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं। पीयर प्रेशर, दुनिया भर की चीजों से तुलना, इन सब बाहरी हवाओं के बीच स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एक सुपर हीरो की तरह है, जिसकी अपनी आंतरिक शक्ति है। वो बाहरी ट्रेंड्स, दूसरों की राय या आलोचनाओं से आसानी से विचलित नहीं होता। उसे अपनी दिशा पता है, अपने मूल्य पता है और वो उन पर टिका रहता है। उसकी खुशी या उसका आत्मसम्मान बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता। और सफलता असफलता को लेकर उसका रवैया कैसा होगा? आजकल परीक्षा के नतीजे हों, नौकरी का इंटरव्यू हो या कोई कंपटीशन, युवा बहुत जल्दी तनाव और निराशा में आ जाते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सफलता मिलने पर न तो अहंकार में फूलता है और न ही असफलता मिलने पर निराशा के गर्त में डूबता है। वो दोनों को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा समझकर समभाव से स्वीकार करता है। परीक्षा में अच्छे नंबर आ गए तो ठीक, नहीं आए तो भी वो अपनी कोशिश जारी रखेगा। नौकरी मिली तो बढ़िया, नहीं मिली तो वो इसे अपने आत्ममूल्य का पैमाना नहीं बनाएगा।
वो जानता है कि बाहरी परिणाम हमेशा उसके हाथ में नहीं होते, लेकिन प्रयास करना और अपनी मानसिक शांति बनाए रखना उसके हाथ में है। ये भावनात्मक स्थिरता। इमोशनल स्टेबिलिटी इसे कहते हैं। बिल्कुल। ये भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी उसे लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है, बिना टूटे, बिना बिखरे। ये गुण आज के युवाओं के लिए किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती है। बच्चों को और सरल तरीके से समझाने के लिए स्रोत में एक मजबूत पेड़ का भी उदाहरण दिया गया था। हाँ, वो भी बहुत अच्छा रूपक है। उसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। कल्पना कीजिए एक बहुत विशाल, पुराने और मजबूत पेड़ की, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी फैली हुई हैं। अब चाहे कितना भी भयंकर तूफान आए, तेज हवाएं चलें, मूसलाधार बारिश हो, वो पेड़ अपनी जगह पर शान से खड़ा रहता है। हाँ। उसकी टहनियां हिल सकती हैं, पत्ते झड़ सकते हैं, लेकिन वो उखड़ता नहीं, गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें उसे मजबूती से थामे हुए हैं। और हम अक्सर उन पत्तों या पतली टहनियों की तरह होते हैं जो जरा सी हवा से कांप उठते। बिल्कुल। अक्सर हमारी हालत यही होती है। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, बॉस ने डांट दिया, ट्रैफिक में फंस गए, उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं हुआ और हम तुरंत परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हमारा मूड, हमारी शांति बाहरी घटनाओं पर निर्भर करती है। हाँ। लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो उस मजबूत पेड़ की तरह है। उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसका आत्मविश्वास, उसकी ईश्वर में आस्था, ये सब उसकी गहरी जड़ें हैं। अच्छा। बाहरी घटनाएं, परिस्थितियां, लोगों की बातें, ये सब तूफान की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन वो उसे जड़ से हिला नहीं पाते। वो अंदर से शांत, स्थिर और संतुलित बना रहता है। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें भी बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने अंदर की जड़ों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। कैसे? सही ज्ञान से, अच्छे संस्कारों से, आत्मचिंतन से और निरंतर अभ्यास से। तो अगर कोई व्यक्ति सच में इस स्थित प्रज्ञा के आदर्श को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो उसका असर कहाँ-कहाँ और कैसा दिखेगा? मतलब व्यक्तिगत जीवन से लेके समाज तक। इसका प्रभाव बहुत व्यापक और गहरा होगा। सबसे पहले तो व्यक्ति के अपने जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। उसे एक गहरी आंतरिक शांति, संतोष और आनंद का अनुभव होगा जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगा। उसकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत सुधर जाएगी। हाँ, क्योंकि वो भावनाओं में बहेगा नहीं। बिल्कुल। वो भावनाओं के उतार चढ़ाव या पूर्वाग्रहों से प्रभावित हुए बिना विवेक और स्पष्टता से सोच पाएगा। भय, चिंता, असुरक्षा, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी, क्षीण होती जाएंगी। जाता है। उसके आसपास का माहौल ज्यादा शांत, सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बनता है। हाँ, घर में क्लेश कम होंगे। घर में क्लेश, तनाव और आपसी टकराव कम होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उत्तेजित होने के बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेता है। वो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाता है और सहानुभूति रख पाता है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें, समाज और राष्ट्र के स्तर पर, कल्पना कीजिए, अगर समाज में, खासकर नेतृत्व की भूमिकाओं में, ऐसे विवेकशील, शांत और स्थिर बुद्धि वाले लोग ज्यादा हों, हाँ, तो समाज में असहिष्णुता, नफरत और विभाजन की जगह आपसी सम्मान, भाईचारा और शांति का वातावरण बनेगा। नीतियां और निर्णय ज्यादा दूरदर्शी, न्यायपूर्ण और सर्वहितकारी होंगे। मतलब तात्कालिक लाभ या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर आधारित नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। समाज आवेश और संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर विवेक और करुणा को अपनाएगा। विश्व स्तर पर भी देशों के बीच तनाव कम होगा और सहयोग की भावना मजबूत होगी। ये वास्तव में मानव कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो एक मुख्य बात जो हमें इस स्थित प्रज्ञा की अवधारणा से सीखनी और याद रखनी चाहिए। सबसे मुख्य और सारभूत संदेश ये है कि आध्यात्मिकता या धर्म केवल कुछ बाहरी कर्मकांडों, पूजा पाठ या ध्यान की विधियों तक ही सीमित नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता वो है जो हमारे जीवन के हर पहलू में, हमारे हर कर्म में, हर वचन में, हर विचार में, हमारे पूरे व्यक्तित्व में प्रतिबिंबित हो। ज्ञान प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य केवल जानकारी जमा करना या बौद्धिक रूप से समझ लेना भर नहीं है, बल्कि उस ज्ञान के प्रकाश में जीना और वैसा बन जाना है। वैसा बन जाना। हाँ, एक ऐसा इंसान जो हर परिस्थिति में अडिग रहे, स्थिर रहे, निर्भय रहे, समत्व में स्थित रहे और जिसके हृदय में सभी के लिए करुणा हो। ये नोइंग से बीइंग तक की यात्रा है। ये वाकई एक बहुत गहरा और जीवन को दिशा देने वाला संदेश है। और यहाँ एक बात और सोचने लायक है, जो आगे के लिए एक सूत्र छोड़ जाती है। हाँ। अर्जुन ने तो पूछा था कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, वो कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे व्यवहार करता है। हाँ।
लेकिन भगवान कृष्ण ने अगले श्लोकों में जो उत्तर दिए हैं वे केवल लक्षणों का वर्णन नहीं करते, हाँ। बल्कि वे हमें उस अवस्था तक पहुंचने के साधन या मार्ग के बारे में भी बताते हैं। अच्छा, साधन और मार्ग। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे इंद्रिय संयम, इच्छा त्याग और बुद्धि को परमात्मा में स्थिर करके उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, तो मतलब ये चर्चा यहाँ पूरी नहीं होती, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत है, आगे और भी परतें खुलने वाली हैं। बिल्कुल, गीता का ज्ञान तो एक अथाह सागर है, जितना गहरा उतरे उतने मोती मिलते हैं। इस गहन ज्ञान संगम में हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि स्थितप्रज्ञ के लक्षणों पर हुई ये बातचीत आपके मन में नए विचार और प्रेरणा जगाएगी। हम कप्तान श्याम बहादुर चौहान के भी आभारी हैं, जिनके महत्वपूर्ण संकलन ने आज की इस सार्थक चर्चा को आधार प्रदान किया है।